राम राम साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। मैं निखिल कुमार स्वागत करता हूं आपका कृष्णा क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और इसी निरंतर अध्ययन और अध्यापन के चरण में एक और वीडियो लेकर आपके सामने फिर आ चुका हूं, आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आपको ध्यान गति होगा, गौरतलब होगा आपको कि कुछ पहले की वीडियो में, कुछ पहले के चलचित्रों में मैं आपको उदारवाद करवा रहा था। उदारवाद यानी कि लिबरलिज्म। उदारवाद क्या हो गया ये, मैं आपको उदारवाद करा रहा था। मैंने आपको इसकी शायद 2 वीडियो आपके पास आई थिंक पहुंच गई होगी। पहली वीडियो में मैंने आपको उदारवाद का अर्थ कराया कि उदारवाद क्या होता है, इसका क्या अर्थ है, क्या इसकी विशेषताएं हैं। और नंबर 2 वीडियो में मैंने आपको जिस उदारवाद का सबसे पहले जन्म हुआ उसे कहा जाता है नकारात्मक उदारवाद। जिस उदारवाद का सबसे पहले जन्म हुआ उसे कहा जाता है नकारात्मक उदारवाद। मैंने आपको वो भी करवा दिया, नकारात्मक उदारवाद मैंने वो करा दिया। फिर आज तीसरी वीडियो लेकर आया मैं आपको सकारात्मक उदारवाद की। तीसरी वीडियो है ये सकारात्मक उदारवाद की, पॉजिटिव लिबरलिज्म की। भी नकारात्मक उदारवाद से सकारात्मक उदारवाद की तरफ हम कैसे बढ़े। उदारवाद का पिता या नकारात्मक उदारवाद का पिता जॉन लोको का बोला जाता है। उदारवाद या नकारात्मक उदारवाद पिता जॉन लोको बोला जाता है। लेकिन इस सकारात्मक उदारवाद की शुरुआत जे.एस. मिल के साथ होती है। जे.एस. मिल। वैसे तो मैं आपको बहुत सी बातें बताऊंगा कि सकारात्मक उदारवाद क्यों आया। इसके पीछे आने की कोई एक कारण या एक घटना नहीं थी, बहुत सी घटनाएं घटी है सकारात्मक उदारवाद के आने की। लेकिन जे.एस. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल का एक बड़ा योगदान रहा। इसकी पुस्तक है एक प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। जे.एस. मिल की एक पुस्तक है। इसका 7वां संस्करण, 7th, इस पुस्तक का, जे.एस. मिल की बात कर रहा हूं मैं, किस सकारात्मक उदारवाद की बात कर रहे हैं हम, इसको यहां रखते हैं चीजों को। इसका पॉलिटिकल इकोनॉमी के 7वें संस्करण में, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी के 7वें संस्करण में, जिसका लेखक महाराज या अपने जे.एस. मिल है, इसमें इन्होंने कल्याणकारी राज्य की बात करनी शुरू कर दी। ये बोले कि सीमित राज्य के स्थान पर कल्याणकारी राज्य होना चाहिए। सीमित राज्य के स्थान पर कल्याणकारी राज्य होना चाहिए और समाज का कल्याण भी हो, व्यक्ति का कल्याण भी हो। वैसे आपने देखेंगे कि मैंने आपको जे.एस. मिल जो कराया है ना, मैंने आपको जे.एस. मिल दोनों जगह करवाया है। मैंने आपको जे.एस. मिल दोनों जगह करवाया है। जे.एस. मिल मैंने आपको नकारात्मक करवाया है और जे.एस. मिल इसमें सकारात्मक में भी है, दोनों में है जे.एस. मिल वैसे तो, ठीक है। लेकिन ज्यादा इनका योगदान सकारात्मक उदारवाद में रहा है। इनकी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी के 7वें संस्करण के बाद से इन्होंने कल्याणकारी राज्य की बात करनी शुरू कर दी थी, जे.एस. मिल ने, ठीक है। आगे बढ़े भी, कुछ और समस्याओं पर बात करता हूं मैं कि क्यों आया सकारात्मक या मॉडर्न लिबरलिज्म। फिर मैं बात करूंगा कि मॉडर्न लिबरलिज्म क्या होता है। कोई बात नहीं है। सर्वप्रथम आपके बात करता हूं कि मार्क्स, सबसे पहला पॉइंट तो यही बन जाएगा यहां पर, जे.एस. मिल ने इसका समर्थन कर दिया और खुद को नकारात्मक उदारवादी की जगह सकारात्मक उदारवादी कहना शुरू कर दिया और कल्याणकारी राज्य का जे.एस. मिल पक्षधर बन गया। सबसे बड़ा पॉइंट तो यही बनता है यहां पर। और नंबर 2 पॉइंट बनता है 1917 की लाल क्रांति। इसको लाल क्रांति, और चलो भाई लाल लिख रहे तो लाल पेन से लिखते हैं। 1917 की लाल क्रांति, या इसे कहा जाता है रूसी क्रांति। ये लेनिन ने कर दी थी। कहां पर कर दी थी लेनिन ने? यूएसएसआर में 1917 में। लेनिन ने 2 क्रांतियां की हैं, एक 1905 में, एक 1917 में। 1905 में असफल रहा था ये क्रांति करने में, लेकिन 1917 में सफल क्रांति कर दी थी।
इस क्रांति के कारण लोगों को लगा, ये यूएसएसआर में क्रांति हुई और यूएसएसआर के साथ जो इनके सैटेलाइट कंट्री थे वहां पर भी इनका दबाव था, यानी कि पूर्वी यूरोप में इस क्रांति का प्रभाव था। तो बहुत से विद्वानों ने सोचा, जो पूंजीवाद के समर्थन थे या उदारवाद का पर्याय ही पूंजीवाद को माना जाता था या माना जाता है, तो बहुत से लोगों ने ये सोचा कि ये लाल क्रांति धीरे धीरे पश्चिमी यूरोप में ना जाए। इस लाल क्रांति के प्रभाव को रोकने के लिए, ये जो सीमित करने के लिए नकारात्मक उदारवादियों ने सकारात्मक की तरफ झुकाव किया और सकारात्मक उदारवाद आ सका। मार्क्स की लाल क्रांति का भय और 1917 की साम्यवादी क्रांति और जे.एस. मिल की पुस्तक उन्हें और हवा दे दी। ग्रीन नंबर 3 पॉइंट बना सकते हैं। अब टी.एच. ग्रीन, थॉमस हिल ग्रीन ने कहा कि राज्य बाधाओं को टी.एच. ग्रीन ने कहा कि राज्य बाधाओं को बाधित करता है। बोला देखो, नकारात्मक उदारवादी कहते हैं कि राज्य खुद एक बाधा है, नकारात्मक उदारवादी कहते हैं राज्य खुद एक बाधा है, लेकिन सकारात्मक उदारवादी टी.एच. ग्रीन, थॉमस हिल ग्रीन ने यह कह दिया कि राज्य बाधाओं को बाधित करता है, कि हिंडर द हिंड्रांसेस, कि जितने भी बाधाएं आती है ना मनुष्य, बाधाएं कौन सी? बोला भाई इससे पूछा गया कि टी.एच. ग्रीन साहब आपने इतना तो कह दिया, ये और बाधाएं कौन सी? बोला व्यक्ति के नैतिक होने में, व्यक्ति के नैतिक होने में आ रही बाधाएं, आ रही है जो बाधा, कौन सी बाधा है? जो बाधा व्यक्ति के नैतिक होने में आ रही है, उन बाधाओं को बाधित कौन करता है? राज्य करता है। तो बोला भाई चलो ठीक है, आपने इतना तो बताया। बोलो कितनी बाधाएं आती है ऐसी? बोला ऐसी 3 बाधाएं आती है सर, कोई 20, 25, 30 नहीं है, 3 बाधाएं ऐसी आती है। बोला कौन सी 3 बाधाएं ऐसी आती है? बोला बताओ। बोला ऐसा सुनो, गरीबी व्यक्ति को नैतिक नहीं होने देती, अशिक्षा व्यक्ति को पता नहीं होता नैतिक और अनैतिक क्या होता है, गरीबी, अशिक्षा और एक शराबखोरी। इन 3 बाधाओं को राज्य ही बाधित करेगा, इनको मार्केट या बाजार बाधित नहीं कर सकती। गरीबी, मार्केट को कोई मतलब नहीं होता कितने ही गरीब जीवन यापन करे, कितने ही गरीब रहे, गरीबी को दूर करने का काम केवल और केवल एक ही व्यक्ति कर सकता है, वह है राज्य। राज्य ही गरीबी को दूर करने का साहस कर सकता है, राज्य ही गरीबी दूर कर सकता है। अशिक्षा, अगर गरीबी है तो आप अशिक्षित है, क्यों? अगर नकारात्मक उदारवाद है तो बिना पैसे कुछ भी नहीं है, पैसा है तो पढ़ लो, नहीं तो मत पढ़ो, क्योंकि प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल में फीस लगती है, फीस के लिए पैसा चाहिए, पैसा है नहीं, आप गरीब हो तो वो शिक्षा भी नहीं मिलेगी। राज्य आपको निःशुल्क देखो गरीबी को कैसे दूर किया राज्य ने, राज्य गरीबी को कैसे दूर करेगा, राज्य गरीबी को कैसे दूर करेगा? मेरा आपसे पूछ रहा हूं कि राज्य गरीबी को कैसे दूर करेगा? देखो कैसे दूर करेगा राज्य गरीबी को। राज्य गरीबी को दूर ऐसे करेगा कि गरीबी के लिए तो राज्य क्या करेगा, गरीबी के लिए तो राज्य कल्याणकारी योजनाएं चला देगा कि जिससे गरीबी खत्म होगी। जैसे कल्याणकारी योजना भारत में नाम लूं तो मैं, मनरेगा गरीबी को दूर करने के लिए ही चला गया प्रोग्राम है मनरेगा, जिसमें कम से कम 1 साल में 100 दिन का रोजगार तो सरकार देने की गारंटी देती है कि 100 दिन रोजगार तो दिया जाएगा। वैसे कहते हैं बेरोजगारी भत्ता भी मिलता है, SC/ST के जो बच्चे पढ़ते हैं या जो महिलाएं या जो बच्चियां पढ़ती हैं उनको स्टाइपेंड नहीं मिलता है, और बच्चियों का या छात्राओं का बस पास बनता है जो फ्री में शिक्षा या फ्री में आवाजाही कर सकती है, आवागमन फ्री होता है, और ग्रेजुएशन तक की शिक्षा फ्री करके कुछ कल्याणकारी योजना है जिससे गरीबी दूर की जा सकती है। अशिक्षा, राज्य आपको निःशुल्क शिक्षा देगा अपने यहाँ, आपकी शिक्षा की बाधा भी दूर होगी। और शराबखोरी मार्केट बंद नहीं कर सकती, सो राज्य ही बंद करेगा, क्योंकि मार्केट तो फायदा होता है। राज्य क्या करेगा? राज्य शराबबंदी जैसा कानून लेकर आएगा। शराब को देखा आपने राज्य क्यों? जब आदमी शराब में पड़ जाता है ना तो व्यक्ति को पता ही नहीं होता नैतिक क्या है अनैतिक क्या है, वो अपना जीवन यापन ऐसे ही समाप्त कर देता है शराब के चक्कर में पड़कर। शराबखोरी भी व्यक्ति को बर्बाद करती है। 3 चीजों से अगर व्यक्ति, इन्हीं 3 बाधाओं को राज्य समाप्त करेगा। व्यक्ति के नैतिक होने में 3 ही बाधाएं आ रही है, ध्यान से देखो 3 ही बाधाएं व्यक्ति के नैतिक होने में आ रही है, गरीबी, अशिक्षा और शराबखोरी। और ये बात किसने कही आपको? ये बात कही हमको टी.एच. ग्रीन साहब ने।
टीएच ग्रीन कहता है केवल 3 ही बाधाएं आती है, इन 3 बाधाओं को दूर कर दो और बात बन गई। राज्य बाधाओं को बाधित करता है, राज्य खुद में बाधा नहीं होता। टीएच ग्रीन 3 पॉइंट पढ़ लिए, चौथा पॉइंट के ऊपर चले। चौथे पॉइंट के ऊपर चल लेते। चौथा पॉइंट देखिए क्या था, हम बेवरेज रिपोर्ट और आगे भी फिर चौथा पॉइंट लिखेगा, बेवरेज रिपोर्ट बना देंगे चौथा पॉइंट। उन्नीस में आई थी बेवरेज रिपोर्ट 1942 में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और इस बेवरेज रिपोर्ट ने भी कल्याणकारी राज्य का समर्थन कर दिया, और ब्रिटेन में आई थी बेवरेज रिपोर्ट, और इस बेवरेज रिपोर्ट को क्लेमेंट एटली की लेबर पार्टी की सरकार ने लागू कर दिया था। कहां आई? ब्रिटेन में 1942 में। किसने समर्थन किया? कल्याणकारी राज्य का समर्थन किया। और किसने इसको लागू किया? क्लेमेंट एटली की लेबर पार्टी की सरकार ने इसको लागू कर दिया। ये कुछ वो थे जिन्हों के कारण सकारात्मक उदारवाद पनप सका। शुरू से देखो, एक बार शुरू से आओ। सर्वप्रथम तो जेएस मिल जिन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी के 7वें संस्करण में कहना शुरू कर दिया कि कल्याणकारी राज्य होना चाहिए। फिर 1917 की लाल क्रांति का भय, या इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि कार्ल मार्क्स का भय, एक ही बात है, पॉइंट अलग अलग भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। कार्ल मार्क्स का भय, या 1917 में क्रांति हो गई, सोचा ये क्रांति फैल ना जाए। और फिर टीएच ग्रीन ने कहना शुरू कर दिया कि राज्य तो भाई बाधाओं को बाधित करता है, राज्य बाधाओं को बाधित करता है, ये कहना शुरू कर दिया। और उसके बाद आ गई अपनी ये बेवरेज रिपोर्ट 1942 में, और इसको क्लेमेंट एटली की लेबर पार्टी की सरकार ने यूके के अंदर लागू कर दिया, और इसी बेवरेज रिपोर्ट ने कल्याणकारी राज्य का समर्थन किया था। ठीक है, ये अब बात ये होती है, हाँ, कल्याणकारी राज्य शब्द का प्रथम इस्तेमाल आर्क बिशप टेम्पल ने किया था, ये भी ध्यान रखें, मेरे को याद आ गया आर्क बिशप टेम्पल। बात अब ये देखिए कि कल्याणकारी, चलो ये तो ठीक था, अभी इतनी आई समस्याएं हुई, इन सब ने साथ दिया उसका, लेकिन उपजा क्यों? सकारात्मक उदारवाद उपजा ही क्यों भाई? नकारात्मक क्या कमियां थी? देखो कमियां सुनो, नकारात्मक क्या थी। सर्वप्रथम क्या हुआ, इन्होंने नकारात्मक उदारवादियों ने बहुत अधिक सारा सिस्टम बाजार सेंटर्ड कर दिया, पूंजीवाद कर दिया, सारी बाजार कैंटीन कर दी, कुछ भी राज्य के हाथ में नहीं रखा, राज्य को सीमित कर दिया, प्राकृतिक अधिकार दे दिए, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक हर क्षेत्र के अंदर स्वतंत्रता दे दी, कर दिया। एक महामंदी आ गई जर्मनी के अंदर। जर्मनी नामक राज्य में क्या आ गई? 1930 की महामंदी, और इस समय इसकी मुद्रा का नाम था मार्क। इतनी अधिक महामंदी और इतनी अधिक मुद्रास्फीति आ गई, मुद्रास्फीति, कि जर्मनी के लोग एक बैग में मार्क लेकर जाते और जेब के अंदर ब्रेड लेकर आते थे। एक आप एनसीईआरटी की पुस्तकें देखेंगे 8वीं 9वीं क्लास की, उसमें चित्र भी दिखाया गया कि एक मोटा सा आदमी एक बहुत बड़े थैले में मार्क भरकर लेकर जा रहा है और जेब के अंदर ब्रेड लेकर आ रहा है, यानी कि इतना अधिक हो गया, यानी कि पैसे की वैल्यू बहुत अधिक गिर गई थी। क्यों हो गया था? ये इसलिए हो गया था, धीरे धीरे लोगों के पास से पैसा समाप्त हो चुका था, लोगों के पास से धन समाप्त हो गया, धन और पैसा लोगों के पास नहीं रहा। अब लोग खर्चा क्या करेंगे? आपके पास पैसा ही नहीं है, धन ही नहीं है, तो खर्चा क्या करोगे? सब कुछ बंद, सारा सिस्टम बंद। अब कस्टमर के पास पैसा नहीं है तो दुकानदार के पास कौन आएगा? दुकानदार का माल नहीं बिकेगा तो फैक्ट्री से क्या खरीदेगा? फैक्ट्री से कुछ नहीं खरीदोगे तो फैक्ट्री बंद हो जाएगी, फैक्ट्री बंद हो गई तो किसान का माल नहीं बिकेगा, किसान का माल नहीं बिकेगा तो किसान उत्पादन नहीं करेगा, किसान ने उत्पादन नहीं किया तो सारा सर्कल ही खत्म हो गया। तो मंदी आ गई बहुत बड़ी। सारे नकारात्मक उदारवादियों ने अपने अपने फॉर्मूले दे लिए। एडम स्मिथ था, माल्थस था, डेविड रिकार्डो थे, सबने फॉर्मूले दे लिए, कोई नहीं आया। फिर एक व्यक्ति आगे आता है, फिर एक व्यक्ति आगे आता है जिसने इस दुनिया को उसमें बचाया। एक व्यक्ति आगे आता है, एक इस समय किन्स, और किन्स का किन्सवाद, इसको किन्सवाद कह लीजिए, और इस अर्थशास्त्री का नाम था जे.एम. किन्स। इस जे.एम. किन्स आगे आता है और ये कहता है कि कुछ नहीं करना, लोगों से गड्ढे खुदवाओ और लोगों से गड्ढे भरवाओ। सीधी सी बात है कि लोगों को काम पर लगा दो, और उससे भी सीधी बात, लोगों को पैसा दे दो। अब वैसे तो पैसा दे नहीं सकते किसी को, 1000-2000 वैसे बांटेंगे थोड़ी किसी को, लोगों से काम करवाओ। वो लोग सुबह आते, और ये काम करेगा कौन? ये काम करेगा कौन? ये काम करेगा राज्य। मार्केट कुछ नहीं कर सकती, मार्केट तो ठप पड़ी है। नकारात्मक उदारवादी क्या हो गए? फेल, मार्केट ठप, कौन करे काम? राज्य। बोला सुबह आओ, आए मजदूर, 15 मजदूर आगे, बोला गड्ढे खोद दो,
गड्ढा खोदा, बोला ले वो 4,000 रुपये जाओ। फिर कल आगे बोला बोले गोड ये गड्ढा खोदा था ना, ये मट्टी उल्टी डाल दे इसके अंदर, वो जो जैसा था वैसा कर दे, ले वो 4,000 रुपये जाओ। अब उन्हें पास 4,000 रुपये आ गए, अब क्या करेगा? दुकानदार के पास जाएगा, कहेगा भाई ब्रेड देते। उन्हें ब्रेड मांगा, दुकानदार के पास पैसा आना शुरू हो गया। दुकानदार ने पीछे बड़े मालिक को फोन किया, जो भी जहां से भी थोक में माल लेता था, अरे भाई फटाफट ब्रेड के 10 पैकेट भेज दो। उनका काम आया, उसने फटाफट फैक्ट्री में फोन किया, भाई फटाफट 20 पैकेट भेज दो, ऑर्डर आया है। फैक्ट्री में ऑर्डर गया, फैक्ट्री ने मजदूर पास फोन किया, भाई मजदूर कहाँ, आप घर पर बैठे हो, फटाफट आज ऑर्डर आया है, काम करना है। फटाफट मजदूर फैक्ट्री पहुंचे, फैक्ट्री में ब्रेड लगाया गया, वहां पर मजदूरों को तनख्वाह मिलेगी, फैक्ट्री चल पड़ी। अब ब्रेड बनाने के लिए क्या चाहिए? आटा चाहिए, मैदा चाहिए, वो चाहिए, वो किसान के पास जाएगा, भाई आटा मैदा दे, किसान उत्पादन करेगा, खेती करेगा, खेती अंदर जाएगा, तो फिर से सारा का सारा चक्कर चल पड़ा। सिर्फ बात क्या थी? लोगों की जेब से पैसा चला गया था, इन लोगों की जेब में पैसा डाल दिया। यह काम बाजार ने नहीं, यह काम राज्य ने किया, यह काम राज्य ने किया। फिर लोगों को समझ में आया कि राज्य का उतना ही काम नहीं होता जितना आप सोचते हैं, राज्य बहुत अधिक आवश्यक संस्था है। राज्य नहीं होगा तो आपको बार बार ऐसी मंदी का सामना करना पड़ेगा। बाजार केवल वो काम करती है, अंबानी केवल वो काम करेगा जिसमें उसका फायदा होगा, जिसमें फायदा नहीं है वो काम राज्य को करना पड़ेगा। भाई सीधी सी बात ये है। फिर राज्य आया और इसके एक अरसा से तो किन्स साहब ये जो राज्य को लेकर आए, जेएम किन्स, अन्य व्यक्ति है, आपने पढ़ लिया, टीएच ग्रीन, लोस्की और ये थे अपने, नाम भूल गया मैंने कहा यार, चलो ध्यान आ जाएगा आगे। ग्रीन, लोस्की, टोनी, होबाउस, जीडीएच कोल और जीडी रिची और मैकाइवर, और एक ये शास्त्री है किन्स, ये इसको लेकर आया था। जेएस मिल कह रहा था, मैं नाम बोले, जेएस मिल। 2-3 याद रखेंगे बस, ज्यादा याद मत रखो। जेएस मिल रखो याद, लोस्की याद रखो, किन्स को याद रखो, मैकाइवर को याद रख लो, टोनी को, होबाउस को और जीडीएच कोल को, बस हो गया। समझ गए भी क्यों आया और क्या इसके आने के कारण रही है, अपने हाथ की समझ लिया होगा। अब आप चलते हैं, आप ये कर लेते हैं कि इसकी की पॉइंट्स क्या है। जैसे हमने नकारात्मक उदारवादी की थी, की पॉइंट्स लिखेंगे। इसका की पॉइंट्स तो वही है भाई, व्यक्तिवाद या व्यक्तित्व, ये भी व्यक्तिवाद को मानता है, ये भी व्यक्तित्व को मानता है। और मिल ने तो यहां तक कहा कि व्यक्ति अपने शरीर दिमाग पर संप्रभु होता है, कि शरीर और दिमाग ये मेरा है तो मैं संप्रभु। मैं शराब पीऊं तो मेरा लिवर खराब होगा, आपको उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं धूम्रपान करूंगा तो मेरे फेफड़े खराब हो गए, आपको उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं जुआ खेलूंगा तो मेरे पैसे जाएंगे, आपको उससे कोई दिक्कत नहीं। मैं मेरे शरीर और मेरे दिमाग पर संप्रभु हूं, मैं स्वतंत्र हूं, ये इन्होंने कहना शुरू कर दिया। यानी कि व्यक्तिवाद तो है ही है, व्यक्तिवाद तो जाएगा नहीं कहीं से इनका। फिर आई सकारात्मक स्वतंत्रता। 2 तरह की स्वतंत्रता होती है, सकारात्मक और नकारात्मक, पॉजिटिव लिबर्टी एंड नेगेटिव लिबर्टी। समझें क्या होती है। नकारात्मक स्वतंत्रता ये होती है कि आपको स्वतंत्रता दे दी और आपको संभाला ही नहीं, जाओ जो करना है करो, आपसे कुछ होता है तो खोलो, नहीं तो जाओ अपने घर पर। सकारात्मक स्वतंत्रता होती है कि स्वतंत्रता देने के साथ साथ, सकारात्मक स्वतंत्रता होती है स्वतंत्रता देने के साथ साथ उसके इस्तेमाल की स्थितियां पैदा करना। उसके इस्तेमाल की स्थितियां पैदा करना, कि आपने स्वतंत्रता दे दी किसी को, उसका उपयोग ही नहीं कर रहा, उसके पास स्थितियां ही नहीं है कि उसका उपयोग कर सके, कैसे करेगा। सकारात्मक कहती है कि सर्वप्रथम को स्वतंत्रता दी जाएगी, फिर आपको उसकी स्थितियां भी प्रदान की जाएगी। मान लो जैसे आपको बांसुरी दे दी, आपको बांसुरी बजाना नहीं आता, राज्य पहले आपको बांसुरी बजाना सिखाएगा, फिर आपको बांसुरी देगा। बिना आपको बांसुरी बजानी नहीं आती तो अब बांसुरी आपके लिए डंडे के अलावा कुछ भी नहीं है उससे ज्यादा। अगर वो बांसुरी बजाना भी सिखा दिया, बांसुरी भी दे दी, तो काम चल गया। केवल बांसुरी देना कैसी स्वतंत्रता है? नकारात्मक। और बांसुरी बजाना सिखाना और बांसुरी भी देना सकारात्मक। और केवल बांसुरी बजाना सिखाना ये आगे अमर्त्य सेन की स्वतंत्रता आगे करेंगे। इसको कहा जाता है सामर्थ्य, कि आपके अंदर क्षमता है और सामर्थ्य पैदा कर देगा। अमर्त्य सेन बांसुरी नहीं देगा, केवल बांसुरी बजाना सिखा देगा, खुद बांसुरी ले वो अपनी। सकारात्मक क्या कहते हैं? बांसुरी भी देंगे और बजाना भी सिखाएंगे, सकारात्मक स्वतंत्रता। कौन करेगा ये काम? राज्य करेगा, राज्य करेगा, बिल्कुल सही, राज्य करेगा। यानी कि राज्य व्यक्ति के व्यक्तित्व को विकसित करने और प्राप्त करने की क्षमता में उसमें सक्षम बनाएगा। बस सक्षम राज्य कहा जाता है कि राज्य आपके लिए काम करेगा, सक्षम होएगा राज्य।
और आगे देखिए सामाजिक उदारवाद। सामाजिक उदारवाद कहते हैं कि राज्य कल्याणकारी होगा, राज्य कल्याणकारी गतिविधियां भी करेगा। और आर्थिक प्रबंधन, आर्थिक प्रबंधन कहते हैं कि राज्य ना थोड़ा सा हस्तक्षेप करेगा बाजार के अंदर, ज्यादा नहीं। राज्य, इसको कहा जाता है तार्किक हस्तक्षेप, भी जहां पर उचित हो ना, राज्य तार्किक हस्तक्षेप करेगा। नहीं तो बाजार में बहुत अधिक कीमतें बढ़ जाएगी, कभी बहुत अधिक कीमतें कम हो जाएगी, फिर से मंदी का सामना करना पड़ेगा। राज्य आकर एक एमएसपी, न्यूनतम खुदरा मूल्य, एमआरपी तय कर देगा, बस भी इससे अधिक आप इसी को नहीं बेच सकते। नहीं तो क्या, वही बात महात्मा गांधी वाली कि भूख कभी शांत नहीं होती किसी की, तो पूंजीपति अपनी भूख बढ़ाता जाएगा, गरीब को खाना नहीं मिलेगा, तो राज्य को आना पड़ेगा बीच में। ठीक है, ये उसका था। ठीक है, आगे बढ़े। ये तो रहा आपका सकारात्मक उदारवाद। इसमें बहुत अधिक नहीं होता पढ़ाने के लिए, इतना ही होता है सकारात्मक उदारवाद में कि बेरोजगारी खत्म करने का ठेका बाजार का नहीं, बेरोजगारी खत्म करने का ठेका राज्य का हो चुका है, राज्य शक्तिशाली हो चुका है। एक बात हमेशा ध्यान में रखना, मेरी एक बात बताता हूं आपको, जब भी आप राज्य को शक्तियां दोगे ना, जब राज्य को शक्तियां दोगे, राज्य का एक आदत होती है, एक व्यवहार होता है कि आपने राज्य को कहा कि पॉइंट है ये, देखो एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ समझाने का प्रयास कर रहा हूं आपको, एक बार मेरी बात को समझना आप प्लीज आराम से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो भी पॉइंट बनेंगे आपके, ठीक है। अब देखना क्या कहना चाह रहा हूं मैं। आपने राज्य को कहा नकारात्मक में, आपने राज्य को नकारात्मक में, राज्य यहां पर होता है, राज्य कोई भी काम नहीं, यहां से इसकी वो बढ़ रही है, क्षमता बढ़ रही है आगे आगे आगे। आपने राज्य को कहा कि राज्य आप एक पॉइंट पर रहोगे, आप कोई भी काम नहीं करोगे, आप कहां रहोगे, पॉइंट नंबर 1 पर रहोगे। नकारात्मक उदारवाद ने क्या कह दिया, हस्तक्षेप, लेजिस्फेयर, बाजार व्यवस्था, बाजार कैंटीन व्यवस्था, आप कुछ भी नहीं करोगे यार, तो राज्य यहीं पर रहेगा। लेकिन सकारात्मक उदारवादियों ने कहा कि जब भी आपको, राज्य को सकारात्मक उदारवादियों ने यह कह दिया, सकारात्मक वालों ने, कि जब भी आपको लगे आप ना तार्किक हस्तक्षेप करो। तार्किक हस्तक्षेप का मतलब होता है जब भी जरूरत हो लॉजिकल हस्तक्षेप करो। तो आपने राज्य को खुली दे दिया। राज्य की एक प्रवृत्ति होती है, जब भी राज्य को खुली मिलेगी ना, तो राज्य अपनी क्षमताओं को बहुत अधिक बढ़ा देगा। आपने जो कहा कि आपको हस्तक्षेप करना है 4 पॉइंट तक, राज्य की मर्जी होती है, राज्य एक बार तो 4 पर करेगा, राज्य 5 6 8 9 और राज्य 10 पॉइंट तक चला जाएगा। राज्य में प्रवृत्ति पाई जाती है ये, कि राज्य को जितना कहा जाता है ना, राज्य धीरे 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 उससे अधिक हस्तक्षेप करना शुरू कर देता है। अधिक धीरे धीरे राज्य की, या तो आप राज्य को बंद कर दो, जैसे नकारात्मक ने राज्य को बंद कर दिया था, तो राज्य नहीं बाहर निकला। अगर आपने राज्य को खुला छोड़ दिया ना, थोड़ा सा भी, अगर आपने राज्य को निकलना इतना सा भी स्थान दे दिया, राज्य बहुत अधिक स्थान गिर लिया। प्रवृत्ति पाई जाती है राज्य में, यही प्रवृत्ति पाई गई। देखो क्या हुआ, हुआ ये सर, सकारात्मक उदारवाद में क्या कमी मिली, सकारात्मक उदारवाद जैसे ही लागू कर दिया गया, जैसे ही सकारात्मक उदारवाद लागू हुआ, राज्य की तानाशाही बढ़ गई। राज्य की तानाशाही, राज्य की तानाशाही बोले तो बहुत अधिक नौकरशाही पर बल दिया गया। नौकरशाही क्या होगी, बहुत अधिक बढ़ गई नौकरशाही, राज्य की तानाशाही बढ़ गई, बहुत अधिक नौकरशाही होगी, और एक राज्य पूंजीवाद हो गया। राज्य पूंजीवाद क्या होता है, सब कुछ राज्य के अंडर हो गया, सब कुछ राज्य ने कंट्रोल कर लिया। तार्किक हस्तक्षेप के नाम पर राज्य बोला सब कुछ मैं देखूंगा, सारी शक्तियां किसने अडॉप्ट कर ली, राज्य ने अडॉप्ट कर ली, व्यक्ति के हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। कोटा राज आ गया, लाइसेंस राज आ गया, हर चीज के लिए लाइसेंस चाहिए आपको। एक वो नहीं आती कि ईज ऑफ इजी डूइंग बिजनेस, एक रिपोर्ट आती है, राज्य बहुत नीचे चला गया उसके अंदर, यानी कि राज्य ने किसी को कुछ भी करने नहीं दिया। हर जगह राज्य ने अपने हाथ फंसा लिए, हर जगह सरकारी, हर जगह लोक, हर जगह लोक प्रशासन, हर जगह नौकरशाही और हर जगह सरकारी अधिकारी। जब सरकारी अधिकारी हर जगह हो गए तो इनकी फिर वही काम, लेटर लतीफी, लाल फीताशाही, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, जो इनकी विशेषता बढ़ चुकी थी राज्य की, राज्य ने वो करना शुरू कर दिया। और क्या आ गया, राज्य पूंजीवाद आ गया भाई यहां पर, यानी कि राज्य बहुत अधिक बढ़ गया, राज्य बहुत अधिक बढ़ गया आप अपने आगे। जब राज्य बहुत अधिक बढ़ जाएगा, अब राज्य के पर भी तो काटने पड़ेंगे। अब राज्य के पर काटने के लिए 3 समकालीन विचारधाराएं जन्म लेगी। इस सभी समस्याओं से चुनौती दिलाने के लिए क्या लेगी समस्या जन्म, क्या अब यहां पर पता क्या होने लगा, एक समस्या और आ गई यहां पर, यूरोप का उदाहरण प्रस्तुत करता हूं। एक मनरेगा जैसी समस्या, एक मनरेगा जैसा प्रोग्राम था यूरोप के अंदर भी, नौकरशाही ने पैसा देना, लोग अपने मर्जी से पैसे बांटने लगे, अपने घर वालों को पैसे देने, जैसे भारत में होता है। भारत में जैसे मनरेगा है, कोई काम नहीं करते,
कोई एक आधा करता है, करता नहीं, लगभग काम नहीं करते, वैसे ही नाम चलते हैं लोगों के, उन्हें खत्म पैसा आता है। ये होता है नौकरशाही का गलत इस्तेमाल, शक्ति का गलत इस्तेमाल करने लग गया, राजा शक्ति का दुरुपयोग करने लग गया और व्यक्ति पर हस्तक्षेप करने लग गया, राजा सर्वाधिकारवादी हो गया, राजा तानाशाही हो गया। अब इनकी क्या किया, इनके उसके निपटारे के लिए, बाकी तो कल ही कराऊंगा, बस तो आपको थोड़ी सी यहाँ पर वो बता देता हूँ कि क्या हुआ। इनके निपटारे के लिए तीन आ गए, तीन, एक दम से तीन विचारधारा पैदा होगी इनके निपटारा करने के लिए। एक विचारधारा का नाम है नवोदारवादी, अपने कॉपी के अंदर ऐसे करके लिखेंगे नवोदारवादी। इसका नाम है, इसका नाम इच्छा स्वेच्छातंत्रवादी। नवोदारवादी, इच्छा स्वेच्छातंत्रवादी और उदार समतावादी, तीनों ही आज चल रहे हैं। कंफ्यूज होने की कतई आवश्यकता नहीं है। क्यों आवश्यकता नहीं है कंफ्यूज होने की कतई, क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसलिए कह रहा हूं, बहुत से विचारक क्या करेंगे, बहुत से विचारक क्या करें, बहुत से विचारक, सॉरी विचारक नहीं, बहुत से प्रोफेसर क्या करेंगे, बहुत से प्रोफेसर ये करेंगे कि एक तो बताएंगे नकारात्मक उदारवाद, एक बताएंगे सकारात्मक उदारवाद, दो तक तो मैंने बताया, वो तीसरी टर्म है ना, तीसरी टर्म बता देंगे वो इच्छा स्वेच्छातंत्रवाद, और नव उदारवाद को उसका पार्ट बता देंगे आपको, और चौथी टर्म आपको बता देंगे वो वाली उदार समतावाद वाली। अब वो चार टर्म ये बता देंगे वो, लेकिन वास्तविकता बताता हूं, ये तीनों टर्म एक साथ पैदा हुई थी और ये तीनों ही टर्म आज चल रही है। आप अपनी मर्जी से इन दोनों को एक मान सकते हो जो आपकी किताबों में है, और इसको आप चौथी टर्म मान सकते हो। यहाँ पर आपको अमर्त्य सेन, जॉन रॉल्स और ये मिलेंगे आपको, फिलिप वॉन पेरिज मिलेगा आपको यहाँ पर। आप इनको ऐसे कर सकते हो अब अपनी मर्जी के हिसाब से, जैसे भी आपको चीजें समझ में आए। इट्स क्लियर और नोट? इट्स क्लियर, ठीक है। नव उदारवाद, इसको भी कल ही करेंगे फिर। क्या होता है नव उदारवाद में, इच्छा स्वतंत्रवाद में, उदार समतावाद में, एक वीडियो और बनेगी उदारवाद के बारे में। मैं जल्दी बिल्कुल भी नहीं कर रहा, आराम आराम से करवा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंटेंट में कमी नहीं है, कंटेंट पूरा है, बिल्कुल ठीक, ओके। उम्मीद करता हूँ सब समझ में आया होगा, और यहाँ तक आपने बड़े ही ध्यान से, बड़े ही गहनता से और बड़े ही शालीन भाव तरीके से वीडियो को देखा, सहिष्णुता आपने दिखाई, ऐसे ही सहिष्णुता, ऐसे ही शालीनता, ऐसे ही प्यार, ऐसी स्नेह, लगाव, अपनता आप दिखाते रहिए, और कृष्णा क्लासेस आपके लिए वीडियो लेकर आती रहेगी, आपके ज्ञान के अंदर वृद्धि करती रहेगी, जिसके लिए हम और कृष्णा क्लासेस जानी जाती है। एक बार फिर अन्य किसी वीडियो के माध्यम से आपसे मुलाकात होगी। ऐसे ही अध्ययन और अध्यापन का सत्र तो चलता रहेगा, इसके बीच ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो ही चुके हैं, आपको इसके बारे में जानकारी है ही, तो पहुंचे, अपना पंजीकरण करवाए, सीटें सीमित है, और आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर वीडियो लेकर आऊं, तो फटाफट कमेंट के माध्यम से मेरे को बताएं, मेरे तक बात पहुंच जाएगी, और मैं उसी टॉपिक पर आपके लिए अगली वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।